नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग नर्सेज़ की जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने ओस्की तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि इंडिया से जब आप यूके आते हैं तो आपको कौन-कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और जो आपका लास्ट एग्ज़ाम था ओस्की देने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं, आपके पास पिन नंबर आ जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आपका आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं, आपका पिन नंबर आता है, तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी सारी बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही आप अपना ओस्की क्लियर करेंगे, उसके बाद आपके पास एक लेटर आएगा जिसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन से वार्ड में प्लेसमेंट मिलने वाली है। जो आपकी आपकी प्लेसमेंट होगी वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, वो होता है कि जब आपने इंटरव्यू दिया था आपका, तो किस वार्ड के लिए आपने अपना इंटरव्यू दिया था, आपके ऑफर लेटर के अंदर क्या है। दूसरा आपका एक्सपीरियंस है, कौन से वार्ड का एक्सपीरियंस है, किसी स्पेशलिटी का एक्सपीरियंस है, उस चीज़ के ऊपर आपकी प्लेसमेंट डिसाइड करी जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आएँगे तो जिस हिसाब से आपकी जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आपको प्लेस कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप वार्ड में आते हैं, तो उसके बाद आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आएँगे, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी फ्रेशर्स के दिमाग में ऐसा रहता है कि जब वो यहाँ पे आएँगे, आपने इंडिया में किसी हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, आप यहाँ पे आएँगे सीधा काम करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, तो काफ़ी मुश्किल रहेगा आपके लिए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि एडजस्टमेंट करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है, पर यहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो जब जैसे ही आप आएँगे, आप चाहे फ्रेशर हों, चाहे आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस हो, आपके पास चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो, तो आप जैसे यहाँ पे आएँगे तो आपको सीधा पेशेंट अलॉट नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रिसेप्टरशिप पीरियड होता है। वो 1 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, वो डिपेंड करता है ट्रस्ट टू ट्रस्ट कि आपका जो प्रिसेप्टरशिप पीरियड है वो क्या होता है और कितने टाइम का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको कोई पेशेंट अलॉट नहीं किया जाता। आपके पास एक सुपरवाइज़री नर्स रहती है, जो आपको सुपरवाइज़ करती है। आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है उसके अंदर, आप पेशेंट्स के साथ डील नहीं करेंगे। आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना होता है कि जो आपकी सीनियर नर्स है, वो क्या कर रही है वहाँ पे, पेशेंट को किस तरह से मेडिसिन दे रही है और यहाँ पे कैसे केयर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, सारी चीज़ें हैं वो सब कंप्यूटर के अंदर हैं। तो आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है कि जो आपकी सीनियर नर्स है, वो क्या-क्या एंट्री कर रही है, पेशेंट केयर के अंदर क्या-क्या हेल्प कर रही है, कौन-कौन सी मेडिसिन दे रही है, मूविंग एंड हैंडलिंग में आपकी जो आपकी सीनियर नर्स है वो क्या कर रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो आपका ऑब्ज़र्वेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके आपको अपने पेशेंट्स मिलने लग जाते हैं। जब एक बार आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे कैसा रूटीन होता है, तो उसके बाद आपकी क्लासेस लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है नर्स का। नर्स का जो सबसे मेन रोल है वो यहाँ पे है मेडिकेशन। तो यहाँ पे ओरल मेडिकेशंस काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे, तो उसके बाद आपके जैसे ही प्रिसेप्टरशिप पीरियड ओवर होगा, या फिर जब आपका प्रिसेप्टरशिप पीरियड चल रहा होता है, तो उसके बाद आपकी कुछ क्लासेस लगती हैं। तो जब वो क्लासेस लगती हैं, तो वो होती है आपकी ओरल मेडिकेशन कॉम्पिटेंसीज़ के लिए। तो जब वो क्लास आपकी लगेगी, उसके बाद में आपका एक लास्ट में एक एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर एक डमी होता है, जिसको आपको मेडिसिन दे के दिखानी है कि आपको कौन-सी मेडिसिन देनी है, कैसे देनी है, आपको कितनी बार हैंड वॉश करना है आपको। आपको पेशेंट को बताना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने क्या हैं और आप इंडिकेशंस क्या हैं मेडिकेशन के। वो सब आपका लास्ट में एग्ज़ाम होगा। जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसके अंदर टोटल मिला के आपको 5 साइन करने होते हैं। आपको करवाने होते हैं, सॉरी। तो जैसे ही आप अपने वार्ड में जाएँगे, तो जो आपके वहाँ पे सीनियर स्टाफ हैं, वो आपके टोटल मिला के 4 साइन करेंगे। आप अंडर ऑब्जर्वेशन आप मेडिकेशन देंगे पेशेंट को, तो आपके जब 4 राउंड हो जाएँगे मेडिसिन के, तो आपको 4 साइन मिल जाएँगे उन स्टाफ की तरफ से, और आपका जो लास्ट साइन होगा वो आपकी इंचार्ज, जो कि यहाँ पे अपनी वार्ड मैनेजर होती है, वो साइन करती है। तो आप जब वो लास्ट मेडिकेशन देंगे, लास्ट मेडिकेशन राउंड होगा, तो उस वक़्त आपकी इंचार्ज आएगी, आपको ऑब्ज़र्व करेगी कि आप सही मेडिसिन दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि जब आप मेडिसिन देते हैं, तो आपको पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी होती है, पेशेंट का आईडी पैड चेक करना होता है। पेशेंट से हर बार आपको पेशेंट का नाम कन्फर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करना है, हॉस्पिटल नंबर कन्फर्म करना है, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे चेक करी जाएँगी। आप मेडिसिन ट्रॉली को किस तरीके से लेके चलते हैं, आप मेडिसिन ट्रॉली को जब आप खोलते हैं, तो आप उसको कितनी बार आप अपना हैंड वॉश करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के फिर आपका लास्ट साइन होता है, जैसे ही आपका लास्ट साइन हो जाएगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप कॉम्पिटेंट हैं अपनी ओरल मेडिसिन देने के लिए। उससे पहले आप अपनी ओरल मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, आपको खाली अंडर ऑब्जर्वेशन ही काम करना होता है। जैसे ही आप अपनी ओरल मेडिसिन के लिए आप कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो आपको पेशेंट देना स्टार्ट करते हैं, 1 पेशेंट, 2 पेशेंट। उसके बाद बात आती है आपकी आईवी मेडिकेशन की। तो आपका जब आईवी मेडिकेशन होता है, वैसे ही जैसे आपकी ओरल मेडिकेशंस थी, आपकी क्लासेस लगती हैं, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर आपको डमी के ऊपर एक आईवी मेडिसिन देनी होती है। जब आप अब डमी को आईवी मेडिकेशन देते हैं, तो आपके वहाँ पे काफ़ी लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जो आपके जो नर्सिंग ट्यूटर्स हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं नर्सिंग एजुकेटर्स, कि आप किस तरीके से मेडिसिन दे रहे हैं आईवी मेडिकेशन। उसके भी काफ़ी सारे यहाँ पे अलग-अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको आईवी मेडिकेशन कैसे देनी है। जैसे अपन इंडिया में देते थे, उससे थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, हर प्रोटोकॉल आपको पूरा करना होता है, हर प्रोटोकॉल को आपको फ़ॉलो करना होता है। आप उसके अंदर आप देखेंगे कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसके अंदर का कितना डोज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर चेक की जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वाइप्स मिलते हैं, जिससे
जाके आपको उनको साफ़ करना होता है। काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो जैसे आपकी आईवी क्लास कंप्लीट होती है तो आपको एक छोटा-सा डेमो देना होता है डमी के ऊपर। जैसे ही आप वो डमी के ऊपर अपना डेमो दे देते हैं, उसके बाद आपका वहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर सेम आपको एक फॉर्म मिलता है जिसके अंदर 4 से 5 कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर आप अपने वार्ड में जाते हैं तो आपको वहाँ पे मेडिकेशंस के साइन करवाने होते हैं। जो लास्ट आपका साइन है वो आपका वार्ड मैनेजर की तरफ से होगा। जैसे ही मैनेजर है आपका साइन कर देती है तो उसके बाद क्या होता है, आपको वहाँ पे आईवी मेडिकेशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपके पास टोटल मिला के 2 सर्टिफिकेट हो जाते हैं। एक होता है आपका ओरल मेडिकेशन का, एक होता है आपका आईवी मेडिकेशन का। जैसे ही आपको ये 2 कॉम्पिटेंसीज़ मिल जाती हैं, उसके बाद अपना आप ओवरटाइम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बैंक ड्यूटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही 2 मेन कॉम्पिटेंसीज़ हैं जिसको आपको गेन करना होता है, आपको अपनी बैंक ड्यूटीज़ के लिए, आपकी एक्स्ट्रा टाइम के लिए या फिर ओवर टाइम के लिए। ये 2 मेन कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं जो कि आपको गेन करनी होती है। उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसीज़ आती हैं, आपकी कैनुलेशन आती है और फ्लेबोटोमी आती है। दोनों अलग-अलग डेट के ऊपर ही होती हैं। फ्लेबोटोमी के ऊपर भी यही होता है कि आप वहाँ पे जाएँगे, आपको वहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा कि आपको कैसे सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल लेना है। उसके बाद आप आएँगे, उसके बाद यहाँ पे आना पड़ता है। अपने वार्ड के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ सैंपल्स लेने होते हैं, उसके बाद आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद बता दी जाती है कैनुलेशन की। जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे, आप वहाँ पे जाएँगे, आपकी क्लास के अंदर आपको अच्छे से टीचिंग दी जाती है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद लास्ट में आपका एक प्रैक्टिकल होता है। जैसे ही अपना प्रैक्टिकल क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, वही आपको वार्ड में आना है, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन कैनुलेशन करके दिखाने होते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके बाद आप कॉम्पिटेंट होते हैं आपके कैनुलेशन के लिए भी। तो काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो आपका फर्स्ट डे कैसा होता है, सेकंड डे कैसा होता है, कोई हेल्प करता है या नहीं करता है, कितने पेशेंट आपको मिलते हैं। तो इन चीज़ों की चिंता ना करें, आपको स्टार्टिंग में कोई पेशेंट नहीं मिलेगा। आपकी पूरी कॉम्पिटेंसीज़ क्लियर होंगी, आपका परसेप्टरशिप पीरियड कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको पेशेंट दिए जाएँगे। पेशेंट देने से पहले आपका जो मैनेजर है वो आपके अंदर देखेगा कि आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं पेशेंट्स को हैंडल करने की। और फिर भी अगर आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, फिर आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, उसी के बाद आपको पेशेंट देते हैं। तो जो आपकी जो ड्यूटीज़ होंगी, आपको नाइट्स नहीं दी जाएँगी स्टार्टिंग में, आपको कोई वीकेंड्स भी नहीं दिया जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि नाइट्स और वीकेंड के अंदर कोई ज़्यादा आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आपके सीनियर नर्सेज़ वहाँ पे नहीं होती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ वीकडेज़ ही मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बैंड 6 भी होते हैं, बैंड 7 भी होते हैं, जो कि आप लोगों की हेल्प कर देते हैं। ये थी बात मेडिकेशंस के बारे में, कैनुलेशन और फ्लेबोटोमी के बारे में। उसके बाद एक काफ़ी बड़ा रोल होता है नर्स का, कि आप किसी पेशेंट को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, किसी एक वार्ड से दूसरे वार्ड, किसी इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तो आप क्या करते हैं, पेशेंट को आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने बेड से ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली से व्हीलचेयर के ऊपर या फिर व्हीलचेयर से बेड के ऊपर, जब एडमिशन और डिस्चार्ज का टाइम होता है। तो अपने इंडिया के अंदर जैसे कि इनकी कोई कॉम्पिटेंसीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे इन चीज़ों की भी कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, इनकी भी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। तो आपको पूरा प्रॉपर क्लास दी जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एंड हैंडलिंग क्लास, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको अपने पेशेंट को कैसे मूव करना है। बेड से आपको व्हीलचेयर के ऊपर अपने पेशेंट को कैसे मूव करना है, बेड से ट्रॉली के ऊपर आपको पेशेंट को कैसे मूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। इसका जो मेन रोल है वो ये होता है कि क्योंकि नर्सेज़ की ड्यूटी काफ़ी हेक्टिक होती है, काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं आपके पास, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब नर्सेज़ काम करती हैं, तो क्या होता है, उनके बैक एक होने लग जाता है, लेग क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन्स हैं, जैसे कि होइस्ट मशीन है, पेशेंट लिफ्टिंग मशीन है, काफ़ी सारी मशीन्स हैं जिसके हेल्प से आप अपने पेशेंट को आप ईज़िली और आराम से अपने पेशेंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि आपकी पेशेंट की भी सिक्योरिटी होती है, पेशेंट की भी सेफ्टी होती है। तो ये सब जब मशीन्स आप यूज़ करते हैं, तो आपका पेशेंट भी सेफ़ रहता है और आप भी सेफ़ रहते हैं किसी मसल स्ट्रेन से या फिर मसल पेन से। तो इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है। ये थी आपकी मूविंग एंड हैंडलिंग की कॉम्पिटेंसीज़। उसके बाद बात आती है आपकी फायर एंड सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी आर्किटेक्चर है, यहाँ पे ज़्यादातर लकड़ियों के घर होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी वुडन वर्क होता है, तो यहाँ पे आपकी फायर एंड सेफ्टी क्लासेस भी दी जाती हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि अगर आप फायर देखते हैं तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, कि एग्जिट डोर क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आपको सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएँगी। ये फायर एंड सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी होती है यहाँ पे, इनकी भी क्लासेस होती हैं। बाकी भी सारी काफ़ी सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लास आती है आपकी आईएलएस की, बीएलएस की और एएलएस की, जिसके अंदर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट, आपकी इमीडिएट लाइफ सपोर्ट, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके आगे काम आते हैं, क्योंकि जैसे अपने इंडिया के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन 5 साल के अंदर रिन्यू कराना होता है, वैसे यहाँ पे भी करवाना होता है, जिसको हम लोग रीवैलिडेशन बोलते हैं। उसके अंदर आपके जो एजुकेशन आवर्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होता है। तो ये सारी जो भी मैंने आपको बताई, जितनी भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, ये सारी की सारी आपकी काउंट होती हैं, जिसके अंदर आपको आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं और आपके जो लर्निंग आवर्स हैं, जो आपके एजुकेशन आवर्स हैं, ये आपके काफ़ी काम आते हैं। बाकी भी सारी आपकी यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस होंगी, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर आ रहे हैं या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया के वहाँ का किसी हॉस्पिटल का, तो आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके आप अपना काम सीखें
और आपको सीखने के लिए मिलेगा। पर जो आप मेरा जो मानना है वो ये है कि आप कम से कम आप 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है वो आप वहीं से लेके आएँगे, तभी आप यहाँ पे काम कर पाएँगे। क्योंकि जब आप यहाँ पे नए-नए आएँगे, आपने वहाँ से फ्रेशर आप वहाँ से आप पास आउट होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको काफ़ी हेक्टिक लगेगा। पर एक बार आप इंडियन हॉस्पिटल में काम कर लेंगे और यहाँ पे आके काम करेंगे, तो आपको इतना हेक्टिक नहीं लगेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, आपके पास स्किल्स भी होंगी और आपके पास एक जजमेंटल पावर भी होगी, जिसके अंदर आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पाएँगे और उसके अंदर कोई टेंशन भी नहीं रहेगी आपको। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया था, तो मेरे को भी ये लगता लगता था कि वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कैसा होगा, कैसे काम स्टार्ट करना होगा, कितने पेशेंट मिलेंगे, क्या रहेंगे। तो इन सब चीज़ों की मेरी यहाँ पे आके टेंशन दूर हो गई। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आपको कोई पेशेंट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। आपको सिर्फ़ अंडर सुपरविज़न ही रखा जाएगा, जब तक आप फुल्ली कॉम्पिटेंट और फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक आपको कोई पेशेंट नहीं दिया जाएगा। तो इस वाली वीडियो के अंदर सिर्फ यही चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे आने के बाद आपके पास जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।